अभी देखो यूरिक एसिड में 125 ml डिपेंड करता है इसके क्वांटिटी पे। क्वांटिटी में कभी कम का भी रहता है, ज़्यादा का भी रहता है। वर्कलोड कम रहता है तो सिर्फ 2 बॉटल वाले बॉक्स रहते हैं। वर्कलोड ज़्यादा रहता है तो आप इससे भी बड़ा मतलब कर सकते हो। और मीडियम में रहा तो इस तरीके का भी यूज़ कर सकते हो। इसमें गिवन रहता है जितने ml का क्वांटिटी में बॉक्स रहता है, जैसे 125 ml लिखा है और इसमें एक बॉटल 25 ml का आता है। टोटल 5 रहते हैं तो एक हमारा ख़त्म हुआ तो बचे अभी 100 ml। तो 100 ml में अभी इसका स्टैंडर्ड प्रोसेस देखेंगे। कॉन्सेंट्रेशन 100 ml में सॉरी यूरिक एसिड का जो भी एक गिवन है नया बॉक्स अगर आप ओपन करते हो तो हर एक नए बॉटल का आपको स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि सबका लॉट नंबर तो एक ही है, सब एक ही टाइम पे सब इसमें केमिकल भरा है। लेकिन आपको जब अपने मशीन में चेंज करोगे तो नया कॉन्सेंट्रेशन देना पड़ेगा। होता क्या है कि जो हम अपना टिप्स यूज़ करते हैं ना उसके ऊपर डस्ट रहता है, कभी कुछ रहता है, एयर में मॉइस्चर है, हम बोल रहे बात कर रहे हैं, हमारे मुंह से वाटर ड्रॉपलेट समझो इसके ऊपर जाके बैठ गया, गिर गया, तो वो हमारे केमिकल में मिक्स हो जाता है। ठीक है, अगर हमारे लैब के सराउंडिंग में डस्ट उड़ रहा है तो डस्ट क्या होगा, हमने डिप किया इसमें, बाहर निकाला, ट्यूब में डाला, डस्ट उड़ रहा है जाकर इस पर चिपक जाएगा और वापस से हम इसमें डालेंगे तो वो हो जाता है कंटामिनेटेड, जिससे हमारे रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ता है। या तो फिर समझो आप एट अ टाइम 4-5 पेशेंट का यूरिक एसिड का टेस्ट कर रहे हो और एक का यूज़ करने के बाद आपने समझो बाई चांस इस तरीके से प्लेटफॉर्म पे रख दिया, वो टिप हो जाता है टच, तो हमें नहीं मालूम कि हमारे प्लेटफॉर्म कितना क्लीन है कितना डस्टी है, लेकिन वो टच होता है और रिटर्न हम उसमें डालते हैं तो वो भी कंटामिनेटेड हो जाएगा। या समझो हम अपने हाथों को जब टिप ले रहे हैं अपने स्टोरेज से तो हमें टिप इस तरीके से यहाँ पकड़ना है, ना कि पॉइंट को पकड़ना है। अगर इसमें है तो हमें सीधा फोकस करना है कि उसके हम होल्डर को पकड़े जहाँ होल्ड होता है, ना कि इस तरीके से पॉइंट को पकड़ के इस तरीके से डाले, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमारा हाथ कितना गंदा है कितना अच्छा है। या तो फिर आप अपने हाथों में एनी टाइम ग्लव्स पहनो, एक फ्रेश टेस्ट, मतलब जब भी आप टेस्ट करने के लिए लैब में एंट्री मारो तो एक नया ग्लव्स को यूज़ करो। लेकिन याद रखना वो ग्लव्स में कोई दूसरा भी रिएजेंट वगैरह नहीं टच होना चाहिए। जैसे आपने शुगर किया, शुगर के रिएजेंट के लिए आपने बॉटल उठाया, बॉटल फ्रिज में से लिया, फ्रिज के ऊपर मॉइस्चर है, फ्रिज जैसे ठंडा कोई भी चीज़ हम निकालते हैं फ्रिज में से पानी पे कैसा मॉइस्चर रहता है, उस बॉटल को हम इस तरीके से पकड़ के खोलते हैं। अब हमें टिप लेना, हम उसी हाथों से टिप उठा लिए तो ये क्या हो गया, कंटामिनेटेड, मतलब बाहर का मॉइस्चर वाला पानी हम अपने टिप को छूकर गंदा किए और हम उसमें डाले तो हमारा हो गया रिएजेंट खराब। तो हम कोई भी टेस्ट करेंगे तो हमारा रीडिंग आएगा खराब। अगर हमारा रिएजेंट खराब हो चुका है और ख़राब रिएजेंट से हम स्टैंडर्ड दे रहे तो स्टैंडर्ड भी प्रॉपर नहीं आएगा, कुछ तो कुछ प्रॉब्लम आएगा, चाहे तो फैक्टर खराब आएगा, फैक्टर खराब आएगा पर कॉन्सेंट्रेशन सही आएगा। तो इसके लिए हमें फैक्टर पे भी हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि फैक्टर क्या कैसा है। नहीं तो फिर अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो फिर आप किसी दूसरे लैब से क्रॉस मैच कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम इसको रखते और अभी इसके अंदर गिवन रहता है सैचेट कि हमें टेस्ट किस तरीके से परफॉर्म करना है और क्या स्टेप हमें अपने मशीन पे लेना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसीजर क्या है, रिएक्शन टाइप आपका क्या होना चाहिए, एंड पॉइंट, रिएक्शन टाइम 5 मिनट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपके पास में तो मशीन नहीं है वार्म करने वाला, ठीक है, तो हम उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, रूम टेम्परेचर पे सिलेक्शन करना पड़ेगा। बहुत सारे मशीन में गिवन रहता है तो उसमें हम एडजस्ट करते हैं, उसमें एक टाइमिंग पे फिक्स करते हैं और वो हमारे टेम्परेचर को अकॉर्डिंगली वो सेट कर देता है सैंपल को। अगर नहीं है हमारे पास मशीन तो हम रूम टेम्परेचर पे करते और फिर वेवलेंथ कितना है 510, देन 0 सीटिंग विथ रिएजेंट ब्लैंक, मतलब हमें डिस्टिल वाटर ब्लैंक में नहीं देना है, सेम एज इट इज़ सैंपल को ही हमें देना है। सैंपल वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 25 माइक्रोलीटर, 25 माइक्रो सैंपल होना चाहिए। और रिएजेंट वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 1 ml, मतलब 1000 माइक्रो लीटर। स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन कितना है, 6 mg%।
लिनियरिटी 25। अगर लॉट नंबर चेंज होता है किसी लॉट में कॉन्सेंट्रेशन 7 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, तो आप उसी कॉन्सेंट्रेशन के साथ में काम करोगे। ठीक है, वेरी करता है लॉट प्रोडक्शन पे कि लॉट में क्या कॉन्सेंट्रेशन आया। अगर वही कॉन्सेंट्रेशन पे आप अपने मशीन को टेस्ट कर रहे हो तो आपका रीडिंग जो है वो प्रॉपर राइट रहेगा। तो ये मशीन पे देख लो कि इसका सेटिंग होता कैसे। तो आपके पास में कोई भी मशीन रहने दो, आपके पास में कोई भी मशीन रहने दो, मशीन के इंटरफेस में मेन इंटरफेस होता है। मेन इंटरफेस में हमें किधर जाना रहता है, प्रोग्राम में। चाहे हमें कोई नया टेस्ट ऐड करना हो या किसी टेस्ट को एडिट करना हो, तो हमारे पास ऑलरेडी यूरिक एसिड सेव है, तो हम क्या करेंगे, उसको एडिट पे जाने के बाद में जहाँ भी हमारा यूरिक एसिड सेव रहेगा उसको ओपन करना है। मेथड क्या है, इंड पॉइंट, ये हमारा बरोबर है। वेव लेंथ कितना है, 510, ये भी बरोबर है। हमारे पास मशीन नहीं है उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर देने के लिए, तो हम क्या करेंगे, जिसको उस मशीन को हम इंक्यूबेटर बोलते हैं, जो मशीन में एक टाइमिंग डालकर वो उतने टेम्परेचर पे वो सैंपल का टेम्परेचर हो जाता है। रूम टेम्परेचर रखे, रिएजेंट ब्लैंक यस, डिले टाइम और मेजरिंग टाइम। डिले टाइम मतलब सैंपल जाने के बाद 5 सेकेंड तक वो सैंपल मशीन लोड लेगा अंदर ही अंदर, फिर 5 सेकेंड उसको मेजर करेगा, तो 10 सेकेंड के बाद में हमें हमारा रिजल्ट आ जाता है। अब इसमें रिएक्शन टाइप कुछ नहीं, एब्जॉर्बेंस लिमिट कुछ नहीं। अब डेसिमल 2, तो डेसिमल 2 मतलब जैसे इस तरीके से देखो फैक्टर में लिखा है 29.450, तो वैसे ही हमारा जब रीडिंग आएगा तो 29.45 मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद का 2 रीडिंग। लीनियर चेक होगा नहीं। और एस्पिरेशन वॉल्यूम मतलब 450 माइक्रोलीटर, ये आपके ऊपर, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। 450 क्यों रखा है, क्योंकि हम 500 का सैंपल बनाते हैं, 500 में आधा करते हैं। तो अगर हमारा मशीन कंपनी हमें अगर 1000 पे 25 बोला है, तो हम 500 पे कितना लेंगे, 12.5, तो 12.5 पे हम अपना काम करेंगे। अगर हमारे पास में पेपेट नहीं है, पीपेट अगर हमारे पास में पॉइंट वाला नहीं है तो उसको हम 13 लेंगे। अगर हमारे पास में पीपेट पॉइंट वाला है तो हम उसको जितना है उतना हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से 0.5 का दिखता है, ठीक, 4.5, तो इसमें हम आधा कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास नहीं है तो फिर हमें 13 लेकर करना चाहिए। अब स्टैंडर्ड 1, क्योंकि हमारे पास एक ही स्टैंडर्ड है, एक ही बॉटल है, उसका कॉन्सेंट्रेशन 6। अगर आपके पास कोई बॉटल दूसरा आता है उसका कॉन्सेंट्रेशन 7 है, 8 है, तो वो आपको इधर पे डालना पड़ेगा। अब नेक्स्ट, तो यूनिट क्या है, mg। स्टैंडर्ड के बॉटल पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यूनिट क्या होता है। अभी देखो स्टैंडर्ड के बॉटल पे 6 mg, तो हम यूनिट क्या देंगे, mg। अब लिखा है मेजर रेंज हाई, मेजर रेंज लो, नॉर्मल हाई, नॉर्मल लो। तो देखो मेजरिंग रेंज हाई मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कम कितना होगा। तो कम का कोई रीडिंग नहीं तो हम 0 रखते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हाई कितना जाएगा तो हम 50 रख रहे। और नॉर्मल रेंज हाई, नॉर्मल रेंज लो मतलब जो हमारे सैचेट में दिया हुआ रहता है कि इस रिएजेंट का कितना हाई है कितना लो है। ठीक है, मेल के लिए 3.4 से लेकर 7.0 mg% का हाई लो है, और फीमेल के लिए 2.4 से लेकर 5.7 का हाई लो है। तो हमने अपने लो में 2.4 डाल दिया है और सबसे हाई 7 है तो हमने 7 डाल दिया है। अब इस चीज़ को हमें हमारे सॉफ्टवेयर पे मेंशन करना पड़ता है कि मेल के लिए हमारा रिएजेंट में इस तरीके का हाई लो है और फीमेल के लिए इस तरीके का है, वो हमें सॉफ्टवेयर में दिखाना पड़ता है। क्योंकि हम जब किसी को रिपोर्ट दे रहे तो उनको नहीं मालूम कि हम किस मशीन पे टेस्ट कर रहे हैं, कौन से रिएजेंट पे टेस्ट कर रहे हैं, उसका हाई कितना है, लो कितना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें वो मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि लैब वाइज रिएजेंट वाइज सबका हाई लो डिफरेंट रहता है। तो ये हो गया, तो अब इसको एग्जिट करना है। तो अब टेस्ट प्रिपरेशन करना है, तो टेस्ट प्रिपरेशन के लिए हमें
एक रिएजेंट ब्लैंक का ट्यूब बनाना होगा और एक स्टैंडर्ड का ट्यूब। स्टैंडर्ड के लिए हम 1000 पे 25 लेंगे, जिसमें हमारा फैक्टर भी निकल जाएगा और कॉन्सेंट्रेशन भी निकल जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे जो भी पेशेंट रहेंगे उनके एक सेपरेट ट्यूब बनेंगे। तो पेशेंट के लिए जो ट्यूब बनाएंगे वो हम 500 पे 12.5 बनाएंगे, और जो हम रिएजेंट स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन निकालेंगे वो 1000 पे 25 निकालेंगे। अब फ़र्क है कि 25 और 12.5 पे कुछ चेंजेस होएगा क्या? तो कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे आप 1000 के वॉल्यूम पे 25 यूज़ कर रहे हो, तो वैसे ही 500 पे 12.5 का वॉल्यूम यूज़ करते हैं। और इसमें जो वेटिंग टाइम है आपका वो नॉर्मली कितना रहेगा? 10 मिनट। 10 मिनट आपको वेट करना रहेगा सैंपल को प्रिपेयर करने के बाद। कलर चेंजेस होंगे, कलर चेंजेस को ऑब्जर्व करना रहेगा। तो मैं आपको अपना ट्यूब प्रिपेयर करके बताता हूँ। तो अभी ये हुआ रिएजेंट ब्लैंक, ठीक है। 500 क्यों लिए? क्योंकि हमारा स्प्रेड वॉल्यूम 450 का, जो मशीन में लिक्विड जो लेता है वो सिर्फ 450 माइक्रो ही लेगा। ये हमने 1000 लिया। क्यों लिया? एक बार हम इसी से फैक्टर देखेंगे और इसी से बचे हुए से कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे। और ये हमने 2 एक्स्ट्रा लिया क्योंकि हमारे पास में 2 टेस्ट परफॉर्म करना है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड हमें 25 लेना रहेगा, और 25 लेने के बाद तुरंत में ही हमें टाइमिंग स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम अपना टिप ले लेते हैं और प्रेस इजीली करना है। अब ये दबता है, ये पूरा हार्ड है, ठीक है, लेकिन जो जितना काम का चीज़ है वो सिर्फ उतना पे जाके रुक जाता है। ये हमें हमारा स्टैंडर्ड लेना है और कैप लगाना है, और देन 10 मिनट का हमें टाइमर स्टार्ट कर देना है। इस तरीके से प्रॉपर मिक्स करना है। मिक्स करके शेक करके हमें इसको रख देना। और इसमें आपको पेशेंट वाइज अलग अलग लेना रहेगा टिप। सेम टिप से नहीं करना है कि स्टैंडर्ड जिससे दिया उसी से दूसरे पेशेंट का भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये 500 पे हमें कितना करना है? 12.5, ठीक है। ये हाफ हो गया। ये चेक करना है, रखना है। एक चीज़ ऑब्जर्व करना कि पहले पूरा वाइट था, लेकिन जिसमें हम रिएक्शन के लिए रिएजेंट्स और सैंपल्स को मिला रहे उसका कलर भी चेंज होते जा रहा है, ठीक है। ये कलर चेंज हुआ। अब कलर चेंज होने के पीछे का मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि जो कलर चेंज होता है वो हमें हमारे एक फिज़िकल रिज़ल्ट हमें बताता है, ठीक है। अब फिज़िकल रिज़ल्ट मतलब क्या हुआ कि समझो कि हमारा जो स्टैंडर्ड हमने 1000 में प्रिपेयर किया है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 6। मतलब कि जो उसका रीडिंग आएगा वो 6 आएगा। वो हमें मालूम है कि बाबा मैं अगर इसको टेस्ट करूँगा तो इसका 6 नहीं तो 6.5 नहीं तो 5.5 नहीं तो 6.1 6.2 ऐसा आएगा। लेकिन जो पेशेंट का हम टेस्ट जो कर रहे वो हमें नहीं मालूम कि उसका रिज़ल्ट कितना आएगा, हाई आएगा कि लो आएगा कि 6 आएगा। तो 10 मिनट के वेटिंग टाइम में हम ये नोटिस करते हैं कि 10 मिनट में कॉन्सेंट्रेशन वाला कलर ज़्यादा डार्क होता है कि पेशेंट का कलर ज़्यादा डार्क होता है। लेकिन इतना याद रखना कि जो कॉन्सेंट्रेशन वाला ट्यूब रहेगा वो हमेशा एक कांस्टेंट आकर रुक जाएगा। कलर जनरेट होने के बाद उतने पे 10 मिनट में रुक जाएगा। पेशेंट का भी सेम रुक जाएगा, लेकिन पेशेंट और कॉन्सेंट्रेशन में फ़र्क क्या रहेगा? कॉन्सेंट्रेशन का कलर हमेशा सेम रहेगा। 10 मिनट में जितना डेवलप होगा कलर वो उतना ही सेम एज इट इज़ रहेगा। लेकिन पेशेंट पे वेरी करता है। जिस पेशेंट का अगर 6 से ज़्यादा होगा तो उसका ज़्यादा डार्क पिंक होगा, और जिसका 6 से कम रहेगा उसका कम रहेगा पिंक। लेकिन स्टैंडर्ड का जो कलर है
उतना ही डेवलप होएगा जिसका वैल्यू 6 के अराउंड रहेगा। तो ये होता है फिजिकल एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड में कलर जिसमें चेंज होता हो। जैसे HGOT HGPT में कलर चेंज नहीं होता, तो उसमें हम ये सारी चीज़ों को नहीं देख सकते। उसको हम कैसा रिएजेंट को फ्रिज से निकालते और रखते, फिर रूम टेम्परेचर पे आने के बाद टेस्ट करते हैं। इसको भी सेम वैसे ही करते हैं, लेकिन इसमें हम कलर अपीयरेंस को देखते हैं। ऐसे ही सेम हम शुगर में भी देखते हैं, कलर चेंज होता है। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, उसमें भी कलर चेंज होता है। तो इसके लिए इसके कलर को नोटिस करते हैं 10 मिनट में कि स्टैंडर्ड के कलर से ज़्यादा जा रहा है कि लो जा रहा है। तो अभी जो भी हमारा टाइमिंग है उतना वेट करने के बाद में फिर डायरेक्टली मशीन पे फिर रन करने का। तो ये हमारा प्रिपेयर करने के बाद में हमको क्या करना है, सिंपली हमारे मशीन के कॉन्फ़िगरेशन पे आना है। मशीन के कॉन्फ़िगरेशन पे आने के लिए जब हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे थे, रिएजेंट का जब पैरामीटर सेट कर रहे थे, तब हम प्रोग्राम पे गए और अभी हमें टेस्ट करना है, तो हमें मेज़र पे जाना है। मेज़र पे जाने के बाद जितने नंबर पे आपने अपना टेस्ट को सेव किया था उतने ही नंबर पे हमें क्लिक करना है। देन उसके बाद में हमें ज़ीरो देना है। ज़ीरो जो है हमें डिस्टिल वाटर से देना है, ठीक है। डिस्टिल वाटर जो भी रहेगा फ्रेश रहना चाहिए, ना कि यूज़ किया हुआ या 1-2 दिन 3 दिन का पुराना, क्योंकि सेम होता है सराउंडिंग का डस्ट वगैरह उस पर बैठता है। अब उसके बाद है हमारा रिएजेंट ब्लैंक। तो रिएजेंट ब्लैंक में रिएजेंट का ब्लैंक यूज़ करना है, जिसमें हमें ना कोई स्टैंडर्ड मिक्स करना है, ना हमें कोई बाहर का कुछ एक्स्ट्रा वॉल्यूम में कोई यूज़ करना है, जैसे सैंपल वगैरह हो गया, डिस्टिल वाटर हो गया, वैसा कुछ भी यूज़ नहीं करना। सेम हमें ये एस्पिरेट करना है रिएजेंट ब्लैंक। अब आपको इसमें फ़र्क ये देखने मिलेगा कि जो वीडियो है वो कट पेस्ट वीडियो नहीं है, वन शॉर्ट वीडियो है। तो इसमें जो फैक्टर है 29.450, तो अभी जो हम स्टैंडर्ड देंगे, स्टैंडर्ड पे क्लिक करके स्टैंडर्ड जो देंगे उससे हमारा फैक्टर चेंज हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड के लिए सेम हमें ये 1000 वाला उठाना है और हमें इसको रन करना है। ये रन हुआ, सेम एज इट इज़ हमें इसे रखना है और फैक्टर पे अभी भी ध्यान देना है, सेम वही फैक्टर है, कोई चेंजेस नहीं है। अब ये हमने जो एस्पिरेट किया है उसके वजह से हमें हमारा नया फैक्टर मिलेगा। तो हमारा ये नया फैक्टर आया। अब नया फैक्टर आने के बाद में सेम जो ये बचा हुआ रिएजेंट है उसको एज ए सैम्पल रन करना है। सैम्पल रन करेंगे तभी तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 6 तो बॉटल पे लिखा हुआ है, पर एक्चुअल में रन कर रहे तो क्लाइमेट, टेम्परेचर सबको देखते हुए कितना आ रहा है, ठीक है। ये सेम फैक्टर है और उसी सेम फैक्टर पे हम कंसंट्रेशन चेक कर रहे हैं। तो हमारा कंसंट्रेशन है 6.10 और हमारे बॉटल पे कंसंट्रेशन जो है वो 6 का था। तो अब ये हमारा हो गया सक्सेसफुल, मतलब कि हमें जो चाहिए वो हमें मिल गया। अब जो हम जिस पेशेंट का टेस्ट करेंगे वो प्रॉपर राइट रहेगा। आप वो NABL लैब से क्रॉस कर लो या किसी अदर लैब से क्रॉस कर लो, रिज़ल्ट उस सैंपल का उतना ही आना है। अगर आप कल के दिन में किसी भी पेशेंट का दूसरा सैंपल लेते हो और उसका रिज़ल्ट बोलोगे कि चेंज हुआ, तो वो चीज़ वेरी करता है टाइम और कंडीशन पे, कि पेशेंट एम्प्टी स्टमक था, कि पेशेंट रैंडमली था, कि आप उसको आफ्टरनून में सैंपल लिए, कि आप उनका नाइट में लिए या मॉर्निंग में लिए, वो उस कंडीशन पे वेरी करता है, रिज़ल्ट चेंज होएगा। जिस पेशेंट का आज जो सैंपल हमने कलेक्ट किया है वह सैंपल से अगर आप टेस्ट करोगे तो सेम रीडिंग आने का चांस रहेगा किसी भी लैब से, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है और अगर आप सैंपल को फ्रिज में स्टोर नहीं करते या फ्रिज में आप स्टोर कर लो तो भी उसका जो वैल्यूएशन आता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इसका जो यूरिक एसिड है हमारे पेशेंट का 2.92, और अब अगर दूसरे पेशेंट का टेस्ट करना है तो सिंपली हमें रिंस देना है और रिंस देने के बाद में ही हमें दूसरे पेशेंट का टेस्ट करना है, क्योंकि बगैर रिंस दिए हमें कोई भी टेस्ट परफॉर्म नहीं करना है,
क्या होता है कि जो हमारे प्रीवियस पेशेंट का सैंपल रहता है वो इसके ट्यूब में चैम्बर में रह जाता है, तो जिससे हमें हमारा प्रॉपर रिजल्ट देखने नहीं मिलता। तो अब जो हमारे दूसरे पेशेंट है उनका यूरिक एसिड, .40, तो हमारा यूरिक एसिड होता है पूरा कंप्लीट। अब मशीन को बंद करना रहेगा तो सिंपली एग्जिट करना है और रिंस देना है। आपको मल्टीपल रिंस देना है, 1 या 2। अगर ज़्यादा आपने वर्क नहीं किया है तो 1 रिंस दे के भी बंद कर सकते हो। अगर आपने ज़्यादा वर्क किया है तो आप उसमें 2 बार रिंस देकर भी बंद कर सकते हो। तो अभी हम वापस से एक बार रिंस देते हैं। रिंस देने का भी सेम ही स्टेप है। डन।